नमस्कार साथियों, मैं विनय जैन। आज फिर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न कंसेप्चुअल हैं। आपकी जो जानकारी है, नॉलेज है, वो कितना उसमें डेप्थ है, कितनी गहराई है, या आपने उसके बारे में कितने लेवल पर पढ़ा। केवल ऐसा तो नहीं है केवल आपने वन लाइनर पढ़ा है ना? तो हमारा कोशिश ये रहता है कि एक प्रश्न के माध्यम से या कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम काफी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करें। तो आज हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें पहला हमारा प्रश्न है, एक समान नागरिक संहिता के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कर गलत कथन का चुनाव करिए। अब यहाँ पे आपको पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में जहां गलती होती है तो फिर आपका जो आंसर होगा उसकी गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो गलत कथन का चुनाव करना है पहली बात। अब ये चार कथन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से एक गलत कथन चुनना है। ये ध्यान रखिएगा, सही नहीं चुनना है। पहला विकल्प है, विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि मामलों में विभिन्न धर्म के लोग अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये प्रश्न एक समान नागरिक संहिता के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो बताइए, पहला विकल्प सही है कि गलत है? तो सही है। दूसरा विकल्प है आपके सामने, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है। ये भी सही है, यानी बी विकल्प भी सही। सी विकल्प क्या है? हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते। आपको बताना है कि ये सही है गलत। ये विकल्प भी सही है। अब केवल एक विकल्प बचता है आपके सामने, वो है विकल्प डी। विकल्प डी है, गोवा और केरल ऐसे राज्य हैं जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो आपको मालूम होगा, अभी हमारे देश में मौजूदा समय में केवल एक राज्य है, गोवा, जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू है। यानी विकल्प डी आपका गलत हो गया है। और चूंकि हमें इसमें से गलत कथन चुनना था, इसलिए इसमें जो आंसर है आपका वो डी, डी फॉर डेल्ही, ये आंसर आपका सही हुआ। प्रश्न एक के बाद अब हम अगले प्रश्न दो है जो हमारा, वो क्या है उसको जानते। प्रश्न संख्या दो कॉलेजियम व्यवस्था से रिलेटेड है। कॉलेजियम व्यवस्था को हम न्यायिक मंडल व्यवस्था कहते हैं हिंदी में। इसमें प्रश्न हम देखते हैं क्या है, और उस प्रश्न के तहत कौन से विकल्प हैं, और उन विकल्पों में कौन सा विकल्प सुमेल नहीं करता है, ये हमें इसमें देखना है। तो कॉलेजियम व्यवस्था से कौन सा विकल्प सुमेल नहीं करता है? पहले आपको संदर्भ समझना है, किस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हमारा संदर्भ है कॉलेजियम व्यवस्था। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि सुमेल नहीं करता है, जहां नहीं है वहां पर आपको हाईलाइट कर देना चाहिए क्वेश्चन पेपर में, ताकि गलत ना हो। देखिए, अब विकल्प ए है आपके सामने, कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंध रखती है। तो बताइए, ये विकल्प सही है? सही विकल्प है। कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित, ये कथन सही है। विकल्प बी है, कॉलेजियम प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित नहीं है। अब बताइए आप, ये विकल्प सही है कि गलत है? तो आपको मालूम है, पहले ही विकल्प में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ये बनाया गया है, ना कि संसद के किसी अधिनियम के द्वारा। तो ये विकल्प भी सही है। विकल्प सी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश कीजिए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है। तो ये कथन भी सही है। अब आते हैं विकल्प डी। विकल्प डी क्या कहता है? विकल्प डी कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और 216 सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में क्रमशः न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यहां पर आपको ध्यान देना है 123 नहीं है, इसके स्थान पर कौन सा अनुच्छेद आता है बोलो? तो 124। और अनुच्छेद 216 के स्थान पर आता है अनुच्छेद 217। आपको यहाँ पे ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है। यानी हमें गलत कथन चुनना था इसमें जो सुमेल नहीं करता है, तो वो विकल्प डी यानी जो गलत है, सुमेल नहीं करने वाला, वो आंसर आपका सही हुआ। यानी प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर है वो डी विकल्प से है। अब हम क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 किससे रिलेटेड है, किस संदर्भ में पूछा गया है और क्या विकल्प हमारे सामने हैं, वो भी हम देख लेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है और विचार करने के उपरांत आपको उसमें से गलत कथन यानी फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है। नीचे दिया है यहाँ पे, तो विकल्प क्या है वो देखते हैं। आम बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा का जो अनुमान किया गया था वो कितने प्रतिशत था? 5.9%। क्या यह सही है? यस, ये विकल्प सही है। विकल्प बी क्या कहता है? भारत जीएनपी की दृष्टि से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी ये विकल्प बताइए आप सही है या गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आपको बताना है, तो ये वाला विकल्प भी सही है। अब विकल्प सी पर हम विचार करते हैं। आम बजट जो अभी प्रस्तुत किया गया 23-24 का, उसमें रेल मंत्रालय की जो बजट राशि है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो यहां दिया गया है 71% की वृद्धि की गई। यानी ये विकल्प सही है या गलत? तो आपको मालूम होगा ये विकल्प भी सही है। यानी रेल मंत्रालय का जो बजट है आपने देखा है कोविड के बाद इसको काफी बढ़ाया गया है। अब आते हैं विकल्प डी। विकल्प डी कहता है आम बजट 2022-23 के अनुसार कर राजस्व में सर्वाधिक अंश निगम कर का था। यहाँ 23-24 कर में आप, तो ये आपका विकल्प आपको बताना है क्या टैक्स रेवेन्यू में निगम कर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था या किसी दूसरे टैक्स का। तो आपको मालूम होगा कि जीएसटी जो है हमारा यानी वस्तु एवं सेवा कर है, उसका कर राजस्व में सबसे अधिक हिस्सा हो गया है। इसको याद रखिएगा। यानी यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है वो गलत है, क्योंकि हमें गलत कथन चुनना था। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का जो विकल्प सही होगा वो डी सही होगा। क्लियर है आपको? अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, किस संदर्भ में पूछा गया है, क्या उसमें आपके सामने विकल्प है? हाल ही में संपन्न घटनाओं पर विचार कर गलत कथन को चुनना है। अब आप सोच रहे होंगे सभी में गलत कथन को सिलेक्ट करने वाले प्रश्न करने क्यों बनाए हैं। इससे कई सारे फायदे, एक साथ आपको कई जानकारियां हो जाती हैं, प्लस आपका जो सही या गलत का जो कंफ्यूजन है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो हाल ही में संपन्न घटनाओं पर आपको विचार करना है। हमारा संदर्भ है हाल ही में संपन्न घटनाएं, और क्या करना है आपको? गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए एक एक करके देखते हैं। ये एविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारा नागरिक उड्डयन विभाग है, मंत्रालय है, उससे रिलेटेड। भारत की प्रमुख विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया और अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी बोइंग के बीच करार हुआ है। तो आपको मालूम होगा हाल ही में जो हमारा एरो स्पेस इंडिया जो एग्जीबिशन हुआ है उस दौरान ये संपन्न हुआ है। और आपको मालूम होगा विमान निर्माता कंपनी बोइंग जो है वो कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। याद रखना है
और एयर इंडिया और इसके बीच में ये करार हुआ है, यानी विकल्प ए सही है। विकल्प बी क्या है? देश की प्रमुख नागरिक उड्डयन कंपनी एयर इंडिया और फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबेस के बीच 250 विमान खरीदने का करार हुआ है। तो ये विकल्प बताइए सही है या गलत। पहले आपको यहाँ याद रखना है कि जो फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी है वो भी आप याद कर लीजिए, उसका नाम है एयरबस, यानी विकल्प बी भी सही है। अब हम विकल्प सी पर विचार। विकल्प सी क्या है? विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने 15 फरवरी 2023 को अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही पद से हटने की घोषणा की। आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कथन भी सही है। और साथ में आप ये भी याद रख लीजिएगा कि डेविड मालपास ने इस्तीफा कब दिया? 15 फरवरी 2023 को, यानी सी विकल्प भी सही है। अब हम डी विकल्प पर विचार करते हैं। विकल्प डी है 8 फरवरी को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से हजारों लोग हताहत हुए थे। सबसे पहले तो आप ये जानिए, तुर्की का नाम जो है अब तुर्की नहीं है, वो तुर्कीये हो गया है ना। तो याद रखना है, ये काफी भीषण भूकंप आया था और इसमें 45,000 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। लेकिन ये याद रखना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 8 फरवरी को नहीं बल्कि कब आया था? 6 फरवरी को ये भूकंप आया था। इस त्रासदी में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया, ऐसा आपको मालूम होगा। यानी विकल्प बी गलत है यहाँ पे। और चूंकि आपको गलत कथन चुनना था, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प है वो डी है। ठीक है, और वहां जो गलत है उसको भी मैंने सही कर दिया है। प्रश्न संख्या 4 के बाद हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 के संदर्भ में पूछा गया है। हमारी कोशिश ये है कि हम अलग अलग घटनाओं पर प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न खेल कूद से है। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आईसीसी रैंकिंग 15 फरवरी 2023 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर आपको प्रश्न को पहले ठीक से पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे गलत कथन चुनना है। हम पहले ही बता चुके, गलत कथन वाले जो प्रश्न हैं उससे आपकी जानकारी कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब हम देखते हैं विकल्प ए क्या कहता है। भारत क्रिकेट के सभी प्रारूप का मतलब 3 प्रारूप, T20, एक दिवसीय और टेस्ट, उसमें शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बन गई है कौन? भारत, है ना। ये याद कर लीजिए आप, है ना। तो ये विकल्प सही है। विकल्प बी क्या है? विकल्प बी है भारतीय टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। बस सोच के बताओ विकल्प बी सही है या गलत है। तो ये गलत है। किसको हटाया? इंग्लैंड को नहीं, इसको अलग हटा करके ऑस्ट्रेलिया को हटा करके, ऑस्ट्रेलिया को हटा करके भारत जो है आईसीसी रैंकिंग में पहले स्थान पर आया, यानी विकल्प भी गलत हो गया। क्योंकि हमें यहाँ पे गलत चुनना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका आंसर बी सही हो गया। फिर भी हम सी और डी देखते। सी क्या है? पहली बार भारत ने एक ही समय में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष स्थान हासिल करने की उपलब्धि प्राप्त की है, यानी एक ही समय में और पहली बार, ये भी आपको याद रखना है। तो यानी सी विकल्प सही। विकल्प डी देखते। भारत ने टेस्ट में यह उपलब्धि नागपुर में ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में पारी और 132 रन से हराकर हासिल की। ये वाला कथन भी सही है। आपका उत्तर इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है बी फॉर बॉम्बे, है ना। डी और डी में प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। आपको अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को लगाते हैं तो आपको एक तो बोरियत नहीं होगी, साथ में आपके पढ़ने की आदत भी बदलेगी, यानी आप केवल रटने के बजाय समझने पर भी ध्यान देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा उद्देश्य है इस प्रकार के प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करने का। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या जो हमारा 6 है वो भी देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 किस संदर्भ में है और क्या प्रश्न है। प्रश्न है हमारा केंद्र सरकार की योजना से रिलेटेड, और ये योजना आपने देखा होगा काफी चर्चा में रहती है। पीएम किसान सम्मान योजना जो है उसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प में से आपको क्या करना है, सुमेल कौन सा नहीं करता है पीएम किसान योजना से, वो आपको यहाँ पर ढूंढना है विकल्प। तो आइए ढूंढते हैं क्या है। पहला विकल्प है आपका ए, इस योजना का उद्देश्य आप कर लीजिएगा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखिएगा यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है उनके लिए ये योजना है, ये आपका विकल्प सही है। विकल्प बी है, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, आपको मालूम होगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पीएम किसान योजना के तहत सीधे किसानों के खाते में धन हस्तांतरित किया जाता है, यानी डीबीटी के तहत इसको लागू किया जाता है। यानी ये विकल्प भी सही हुआ, यानी विकल्प बी भी सही है। पहले ही बताया मैंने सुमेल नहीं करता है कौन सा विकल्प, वो ढूंढना है। विकल्प सी क्या कहता है, इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि विभागों के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा। ये वाला विकल्प भी सही है, सी विकल्प। इसको सबको याद रखना है आपको, क्योंकि इस पर आपको वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। विकल्प डी है, 24 फरवरी 2022 को पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। ये गलत है। आप जब पढ़ें तो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ें, समग्रता से पढ़ें, संपूर्णता से पढ़ें, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे वो बन जाए, यानी सही हो जाए। ये जो किसान मोबाइल ऐप है ध्यान रखिए, ये 2020 को लॉन्च किया गया था, यानी विकल्प डी जो है आपका वो गलत हुआ। यानी प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, डी है। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 किससे रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन एक असत्य है। आपको क्या चुनना है, असत्य, यानी गलत चुनना। तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले आप उसको हाईलाइट करें, है ना, ताकि गलती ना हो, और थोड़ा सा रिलैक्स होके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करें। बहुत हड़बड़ाहट में नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में आप कुछ का कुछ कर बैठे, है ना। और एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आपने एक भी बार कभी भी पढ़ा होगा, आपको एग्जाम में याद आए। यहाँ पे एक नियम होता है फर्स्ट रिकॉल, यानी पहली बार जो आपको स्मरण में आए वही 100% सही होता है, उस पर आपको पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। अगर आपने रिव्यू मैकेनिज्म लगा दिया तो ये मान के चलिए वो 100% गलत। ठीक, इन सभी बातों को आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। और विजिल आईएएस का जो ऑनलाइन डिजिटल टेस्ट सीरीज चल रहा है धूमधाम से, आपको मालूम होगा उसमें 37 पेपर अभी तक हमारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, और वो ये देख चुके हैं, जज कर चुके हैं कि हम कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ हम मजबूत हैं, अब हमें आगे क्या करना है और कैसे पढ़ना है, उसकी तैयारी वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप शीघ्र से शीघ्र विजिल आईएएस जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसको आज ही डाउनलोड कीजिए, और उस पर काफी सारे पेपर हमारे फ्री में भी अवेलेबल हैं, उसका आप अभ्यास करके एक बार देख लीजिएगा और फिर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम फटाफट 7वें प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वें प्रश्न में असत कथन चुनना है। ये प्रश्न आपका नए राज्य का जो गठन हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य गठित किया गया था। क्या ये सही है, यस ये सही है।
अब आते हैं विकल्प बी। क्या कहता है? हैदराबाद को 2024 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में अधिकृत किया गया। बताइए सही है कि गलत है? ये भी सही है। लोगों को अभी यही पता है कि वर्तमान में जो राजधानी है वो अमरावती है, कोई कहता है विशाखापत्तनम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी भी राजधानी दोनों राज्यों की कौन सी है? तो वो है हैदराबाद, क्योंकि राजधानी बनाने में समय लगता है। सी विकल्प क्या है? राजधानी नगर तय करने का अधिकार केवल संसद को के पास है। अब बताइए ये सही है या गलत है? आपको बहुत सारे लोगों को यही पता होगा कि राज्यों का अधिकार है, ऐसा नहीं है। आप अनुच्छेद 2 को ठीक से पढ़िए, आप अनुच्छेद 3 को ठीक से पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा, है ना? तो यानी ये जो कथन है ये भी सही है। राज्य विधानमंडल केवल अपने यहाँ पर विधेयक पारित करके अनुशंसा करते हैं केंद्र सरकार को, और फिर ये केंद्र सरकार पर डिपेंड है कि वो उसको माने या ना माने। यानी सी विकल्प भी आपका सही है। अब बचता है डी, क्योंकि असत्य निकालना है। अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। अब देखिए सभी लोगों को यही पता है कि 3 राजधानी, पर है आप लोग क्या है, पढ़ने में काफी सारी गलतियां करते हैं। इसे ही बोलते हैं डिसलेक्सिया, है ना? ये कई प्रकार के डिसलेक्सिया होते हैं, इनको आप सीखिएगा। विकल्प डी में क्या हुआ था? जगन मोहन रेड्डी जी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने 3 राजधानियां घोषित की। उसके पहले 2015 में जो सरकार थी उसने अमरावती को राजधानी घोषित किया था, लेकिन घोषणा के साथ उन्होंने इसे वापस भी ले लिया था। फिर अभी आपने देखा होगा नई बात उन्होंने कही है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम होगी, है ना? लेकिन हुई नहीं है भैया। अभी जब केंद्र सरकार जो है इस पे अपना फाइनल डिसीजन देगी तब, इसलिए विकल्प डी भी गलत है। पढ़ो तो अच्छे तरीके से पढ़ो, स्पष्ट तरीके से। देखिए प्रीलिम्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है confusion। अगर आप 0.01% भी आपको डाउट है तो समझ लीजिए आपका प्रश्न वहां गलत है, क्योंकि एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ, है ना कि विषय निष्ठ है। आपके हिसाब से नहीं है, जो है सो है। यानी 7वां प्रश्न का उत्तर जो है वो डी आपका सही है। आप ऐसा नहीं सोच रहे सर डी क्यों बता रहे, है ना? अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं किससे रिलेटेड है। प्रश्न संख्या है वन नेशन वन रिलेटेड। देखिए आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी करना चाहिए जो समसामयिक मुद्दों पर आधारित है, उससे आपको मेंस में भी समझ बनती है, प्री में भी समझ बनती है। अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं और प्री का टेस्ट भी लगा रहे हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है ना? इस प्रश्न के इस तरह के प्रश्नों का भी आपको अभ्यास करना। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में कौन सा एक कथन सुमेल नहीं करता है? ध्यान दीजिए, कंडीशन दी गई है क्या? सुमेल नहीं करता है। किसके संदर्भ में? वन नेशन वन इलेक्शन। आइए देखते हैं, अगर आपने इसको गहराई से पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। नीति आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में, बताइए सही है कि नहीं? सही, यानी विकल्प एक सही। थोड़ा संपादकीय भी पढ़ा करें आप लोग, है ना? एकदम रटने की आदत मत डालें। अभी आपने छत्तीसगढ़ का पेपर देखा, आप देखिएगा किस प्रकार का पेपर उन्होंने बनाया है। आप अगर जागरूक हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कंपटीशन में कोई भी नहीं हरा सकता। स्मार्ट स्टडी है। विकल्प बी, विधि आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में नहीं है। बताइए सही है कि गलत है? ये भी सही है। आप सारी चीजों को पढ़िए अच्छे तरीके से। विकल्प सी क्या है? भारत निर्वाचन आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में नहीं है। ठीक है, बताइए सही है कि गलत? ये भी सही है। ये दोनों बॉडीज अभी एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की जो विविधता है, ताकत है, उसको कमजोर करता है। डी विकल्प क्या है? जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग की थी। बताइए सही है कि गलत है?
ये प्रश्न गलत है। उन्होंने सबसे पहले राइट टू रिकॉल की थी, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, किसकी? राइट टू रिकॉल। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी क्योंकि हमको सुमेल नहीं है, ये चुनना था, इसलिए डी आंसर सही हुआ आपका। 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो ये डी है। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न किस पर आधारित है? क्या प्रश्न है ये जानते हैं। 9वां प्रश्न जलवायु परिवर्तन से है। आप लोगों ने भयंकर पढ़ रखा है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। चलिए आपकी नॉलेज को भी यहाँ पे उसका भी लिटमस टेस्ट कर लेते। पहला कथन है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन के बारे में जो कथन दिए गए हैं, कथन मतलब जो बातें कही गई है, स्टेटमेंट जो है, उन पर आपको विचार करना है और सही है चुनना है। क्या चुनना है? सही है। ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए डबल बार, है ना, नहीं तो कभी कभी सही है को गलत है पढ़ लेते। आज गर्मियां लंबी होती जा रही, तो सर्दियां छोटी। स्वाभाविक, लंबी गर्मी होगी तो सर्दी छोटी हो जाएगी। तो क्यों हो रही है गर्मी लंबी? क्योंकि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, स्वाभाविक ही गर्मी लंबी हो जाएगी। तो समर यहाँ पर दिया, तभी तो पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी जब गर्मी बढ़ेगी, है ना। तो ए सही है। विकल्प बी देखते हैं। विकल्प बी है, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्तियां बढ़ चुकी हैं तो प्रवृत्तियां भी बदल चुकी हैं। यानी पहले जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी उसकी तुलना में आज जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, रिकरिंग है, वो बढ़ गई। ये बात सही। दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि प्रवृत्तियां यानी ट्रेंड्स ये भी बदल चुकी है। तो यानी विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी क्या है? महासागरों का तेजी से अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, और बर्फ पिघल रहा है जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। बताइए विकल्प सी सही है कि गलत? तो विकल्प सी भी सही है। यानी ए बी सी तीनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी विकल्प सही है। यानी यहाँ पर डी विकल्प आएगा। अब यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया है, गलत है नहीं चुनना था, सही है चुनना था, ताकि आप अपने माइंड को शिफ्ट करते रहे। तो ये हुआ हमारे 9वें प्रश्न का सही उत्तर है डी। लास्ट प्रश्न अब हम देखते हैं क्या है, किस संदर्भ में आपसे पूछा गया है। 10वां प्रश्न है हमारा, किसी एक परिस्थिति में दल बदल के दौरान यानी एंटी डिफेक्शन के दौरान सदस्य अयोग्य नहीं घोषित किया जाता, यानी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। ये 4 बातें होती है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। आइए टेस्ट कर लेते हैं आपकी नॉलेज, क्या नॉलेज है आप। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने, पीठासीन अधिकारी मतलब शेडिंग ऑफिसर, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी बात, चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर और अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल के की सदस्यता पर से ग्रहण करें। तो ये विकल्प जो है आपका यहाँ पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो पीठासीन अधिकारी बनता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो विभिन्न दलों के प्रति निष्पक्ष है, यहां तक कि जिस दल से वो चुन करके आया है उस दल के प्रति भी वो तटस्थ, न्यूट्रल है। इसलिए इस स्थिति में उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। यानी ये विकल्प सही। आपका उत्तर ए तो सही हो गया है, लेकिन विकल्प बी सी डी पर भी विचार करें। यदि दल का सदस्य सदन में मतदान के दौरान उपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान ना पाया, माफी ना ली हो, तो ऐसी स्थिति में दल के सदस्य की संसदीय योग्यता समाप्त हो जाती है। यानी ये यहां पर अयोग्य हो जाता है, ठीक है। तो यानी बी विकल्प जो है, क्योंकि इस स्थिति में आपको अयोग्य नहीं पूछा है, यहां पर क्या है, योग्य रहता है।
अब आते हैं लोक स्थिति में। यदि सदस्य स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो इस स्थिति में वो अयोग्य हो जाता है। इस स्थिति में बी स्थिति में भी अयोग्य हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और डी स्थिति क्या है वो भी देख लेते हैं। यदि सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है तो भी वो अयोग्य हो जाता है। केवल एक ही परिस्थिति है जिसमें अयोग्य नहीं होता है, वो ये है कि किसी दल का सदस्य पीठासीन अधिकारी बन जाता है तो वो सदस्य क्या होता है, डिस्क्वालिफाइड होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये आज का सेशन था, इसमें हमने विभिन्न विषयों से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अवधारणात्मक क्वेश्चन है, उनको आपके साथ डिस्कस किया। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।